नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके अंदर आता रहेगा, इसके अंदर घुसता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिया जाए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन को शॉर्ट में VSEPR लिख सकते हैं। इसके बाद लिख दिया जाए थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग इसका ये है कि वैलेंस सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो वैलेंस सेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, एक वो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरे वो, मतलब दो तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। एक वो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरे वो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्योंकि भाई बॉन्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई मान लीजिए एटम ए है, दूसरा एटम बी है। एटम ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो एटम बी ने भी दिया एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए। तो दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दोनों एटम मिला के दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए एटम ए तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर भी हम उसको बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सामने वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो हुआ बॉन्ड पेयर और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो उस तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। उस तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि मान लीजिए सर के बॉन्ड बनाने वाला बॉन्ड बना लिया और जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन हैं वो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है। वो मान लीजिए 3 है तो एक तो आपने पेयर बना दिया, एक अकेला बच गया। या 5 है तो 2 तो आपने पेयर बना दिया, एक अकेला बच गया। तो क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। उसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोन पेयर नहीं बोलते, तब उसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पेयर में बचता है तो लोन पेयर है, अगर ऑड अकेला बचता है तो क्या है? ऑड है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। और जो बॉन्ड बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अभी हम मेनली मान के चलते हैं कि हमारे पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर है। तो ये जो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर है, ये आप अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं स्पेस में, ऐसे अरेंज करते हैं 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्सन क्या हो? कम हो, कम से कम हो, मतलब मिनिमम हो। ठीक है, तो उसके लिए ये अपने आप को कुछ एक ऐसा शेप में ढाल देते हैं ताकि इनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो जाए। चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो बेंट हो, चाहे वो जो मतलब जैसा भी हो, वो क्या करते हैं? पिरामिडल हो, वो जैसा भी अपने आप को ढाल ले। बस ये अपने आप मतलब बस उनका मेन मोटो यही रहता है कि हमारे बीच में जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में रिपल्सन क्या हो? कम से कम होना चाहिए। तो मेन टारगेट इनका ये होता है। अब जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच। क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो, जैसे एटम ए है तो एटम ए के, मान लो एटम ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, बॉन्ड बनाने में चले गए, और जो 4 इलेक्ट्रॉन उसके बचे वो 2 लोन पेयर हो गए। जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो 2 लोन पेयर हो गए। तो एटम ए के 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में गए हैं उसको हमने बोल दिया बॉन्ड पेयर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन उधर से आया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया। तो नो डाउट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन सामने वाले ने भी जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए दिए हैं उसको भी गिनकर ही ना ऑक्टेट पूरा करेंगे इसका। तो कुल मिला जुला कर अब 8 इलेक्ट्रॉन मानते हैं।
तो 8 इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गया, मतलब 2 2 4, और 2 लोन पेयर हो गया, 2 2 4, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब ये जो 2 बॉन्ड पेयर है और ये जो 2 लोन पेयर है, ये अपने आप को कुछ इस तरीके से, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो बॉन्ड पेयर जो होता है, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, वो तो 2 एटम के बीच में है, तो इन्फ्लुएंस बाय न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम, वो तो 2 एटम के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन जो लोन पेयर है वो तो एक ही एटम के पास है, एक ही एटम के पास सटा हुआ होगा एकदम, तो वो एक ही एटम से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो जो लोन पेयर होता है वो एक एटम के पास रहता है, इसलिए उस एटम के चारों तरफ वो ज़्यादा स्पेस कवर करता है, और जो बॉन्ड पेयर है वो 2 के बीच में होता है, इसलिए एक इस एटम की तरफ वो कम स्पेस कवर करता है। समझ गए? तो कम स्पेस कवर करता है, ज़्यादा स्पेस कवर करता है, तो जो ज़्यादा स्पेस कवर करता है वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, जो कम स्पेस कवर करता है वहाँ पे रिपल्सन कम होता है। समझ गए? तो जब ज़्यादा रिपल्सन होगा तो वो दूर रहना चाहेंगे, कम रिपल्सन होगा तो इसके कंपैरिजन में पास रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर बात करेंगे, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट मैं बोलता हूँ जिसको आप लिखेंगे। वैसे तो मेरी नोट्स भी है आपके पास, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे। लिखिए, VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT could not explain about geometry oblique shape SHAPE oblique shape of molecule and to decide about geometry or shape of molecule and to decide geometry or shape of molecule, valence shell electron pair repulsion theory वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इस थ्योरी को देने की ज़रूरत पड़ी। अब इस थ्योरी में क्या था, तो आप लिखिएगा any Ca central atom, any Ca contains in its valence shell 2 types of electron pair, and that are bond pair मैंने आपको बताया था, एक इसका एक उसका पेयर, बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मेन पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर अरेंज इन स्पेस in such a way that repulsion between them is minimum. Repulsion between them is minimum. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, geometry or shape of molecule is decided by number of bond pair and lone pair number of bond pair and lone pair available with the Ca,
मतलब सेंट्रल एटम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जो अगला पॉइंट है वो क्या है, मैं बोल के समझा देता हूं पहले, कि अगर Ca के पास केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, अगर Ca के पास केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं है और जितने भी बॉन्ड हैं वो सभी सेम एटम से बने हैं, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर है। तो उसकी ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर है। ठीक है, तो लिखिएगा। नोट्स में थोड़ा कम लिखा हुआ है, कम समझा के लिखा हुआ है, मैं आपको ज़्यादा समझा के लिखवा रहा हूँ, ये बात का ध्यान रखिएगा। इफ Ca कंटेन्स ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर and all the surrounding atoms are same, then geometry of molecule is a regular geometry, रेगुलर ज्योमेट्री। नोट करके आप ये लिखिएगा यहाँ पर, इफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल्स आर सेम as hybridization suggested, then geometry is regular। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए और बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें उस मॉलिक्यूल में है तो वो मॉलिक्यूल रेगुलर है, और अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही नहीं है, दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल इर्रेगुलर है, उसके पास इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। ठीक है, नोट का पहला पॉइंट था ये, नोट का दूसरा पॉइंट लिखवा देते हैं। इफ स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल और बोथ, या तो स्ट्रक्चर या तो बॉन्ड एंगल या तो दोनों, बोथ आर नॉट एज सजेस्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन, then geometry of molecule is irregular। The geometry of molecule is irregular। ठीक है, अब जैसे इस बात को समझाया जाए, इस दोनों बात को समझाया जाए। देखिए, हमारे पास है CH4, हमारे पास है CH3Cl, CCl4, CH3Cl,
हमारे पास है NH3, हमारे पास है H2। ठीक है, हमारे पास 5 कंपाउंड है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये लिख लिया है, वो मिटाने वाला ले आओ तो। ठीक है, अच्छा चलिए, ये जैसे मैंने मॉलिक्यूल लिख रखे हैं, मैंने लिखा है CH4 लिखा है, CCl4 लिखा है, CH3Cl लिखा है, NH3 लिखा है और H2O लिखा है। इन सभी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इन सभी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। आप कैलकुलेट करेंगे सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो मतलब सबका स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल और सबका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 मिनट एंगल, 109.28 मिनट। अब ये अगर होता है जिसमें उसका ज्योमेट्री रेगुलर और ये चीज नहीं होती है जिसमें उसकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर, उसकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर है। अब कैसे? देखिए CH4, ये क्या है? ये है 109.28 मिनट और ये कैसा है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, वन 109.28 मिनट और ये कैसा है? टेट्राहेड्रल। अब इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका ये एंगल 109.28 मिनट नहीं है, ना ये एंगल 109.28 मिनट है। क्यों? Cl का साइज बड़ा है, उसने हाइड्रोजन को दबाया तो हाइड्रोजन जो 109.28 मिनट होना चाह रहा था वो थोड़ा सा दब गया। भाई जैसे इसमें, जैसे ये Cl हो गया तो ये Cl हो गया तो इसने इसको थोड़ा दबा दिया, तो यहाँ पे 109.28 था वो जो कि कम हो गया, और जब यहाँ कम हुआ तो इधर थोड़ा बढ़ गया, तो ये θ1 क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। भाई अभी मैंने तो लिखा है कि इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी लिखा है कि θ1 इज हायर देन θ2। अच्छा ठीक है, तो टेट्राहेड्रल तो रह गया, लेकिन एंगल वो नहीं रहा जो हाइब्रिडाइजेशन सजेस्ट करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये सजेस्ट करता है कि बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए, लेकिन नहीं है, नहीं है। अमोनिया, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो ये कैसा दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है, जैसे ये टेट्राहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल था, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल था, लेकिन ये तो बॉन्ड है नहीं है तो हटा दिया, तो अब ये कैसा दिख रहा है? पिरामिडल। ये कैसा दिख रहा है? पिरामिडल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 7.48 ऐसे करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये है पिरामिडल। मतलब कि एंगल भी वो नहीं है
जो होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी वो नहीं है जो होना चाहिए। मतलब इसका रेगुलर ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? अगर कोई बोले कि अमोनिया की रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, तो रेगुलर ज्योमेट्री वो है जो होनी चाहिए। वो क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन है क्या? इर्रेगुलर। कौन सा? पिरामिडल। अब मान लीजिए वाटर है आपके सामने, तो अब यहां पर 104.5, अब ये कैसा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बेंट। मतलब ना तो टेट्राहेड्रल है और ना 109.28 मिनट एंगल है। यहाँ पर एंगल भी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी वो नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर तो है पर एंगल नहीं, ये स्ट्रक्चर भी वो नहीं, एंगल भी वो नहीं, स्ट्रक्चर भी वो नहीं, एंगल भी वो नहीं। तो ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही ये हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री। ये तीनों ही इर्रेगुलर ज्योमेट्री। अच्छा, ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन जो बोला वो इसने किया। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसमें मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, उसमें मैंने एंगल बताया। तो इसने हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर ये जानता है कि टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए। 109.28 मिनट है, 109.28 मिनट है। इसका मतलब कि ये उसकी दोनों शर्तों को मान रहा है, इसलिए ये क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री है। ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि देखिए, रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है जबकि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और एंगल वही हो जो हाइब्रिडाइजेशन सजेस्ट कर रहा हो, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर वो नहीं है या उनमें से कोई एक नहीं है या दोनों नहीं है, तो वो इर्रेगुलर है। तो मैंने रेगुलर के लिए आपको क्या लिखवाया? मैंने रेगुलर के लिए लिखवाया कि अगर मॉलिक्यूल के पास केवल बॉन्ड पेयर हो, जैसे इसमें केवल बॉन्ड था, क्या नहीं था? लोन पेयर नहीं था। इसमें केवल बॉन्ड था, लोन पेयर नहीं था, और सारे सराउंडिंग एटम सेम हो। तो देखिए, सब Cl थे, सब C, सब H थे, लेकिन देखिए इसमें सब सेम नहीं थे। लोन पेयर तो इसमें भी नहीं है, लेकिन सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो ये इरेगुलर हो गया। तो सभी सराउंडिंग एटम सेम, सभी सराउंडिंग एटम सेम, तो ये पहचान है कि लोन पेयर ना होना और सभी सराउंडिंग एटम का सेम हो जाना रेगुलर ज्योमेट्री कहलाता है। सभी सराउंडिंग एटम का सेम होना रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगा। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री, बात समझ पा रहे हैं? तो ये रेगुलर ज्योमेट्री कैसे पता करना है ये बताया। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे करो, क्या करो, हिंदी में लिखो, चाइनीज में लिखो, इसको अपने शब्दों में लिख लेना। ये मेरे पे फुल्ली डिपेंड नहीं हो जाना कि सर की नोट्स में लिखा होगा उसमें से छाप लूँगा। मैंने पहले ही बोला कि अब जो बोल रहा हूँ वो नोट्स में नहीं लिखा होगा, ये खुद लिखना पड़ेगा। ये लिख लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ें। ये तो रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री की बात हो गई है। ठीक, अगर Ca के पास केवल क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो ये बात हमने शुरुआत करी थी, फिर नोट करके हम पॉइंट लिखने लगे। ठीक है। अब बॉन्ड पेयर जो अब आप लिखेंगे कि सिंस बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, सिंस बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। दो एटम के बीच में ना बॉन्ड है,
और दोनों बॉन्ड, एक बॉन्ड के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसी दोनों इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों एटम के बीच में है ना, दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, तो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई, सो इट ऑक्युपाई लेस स्पेस अराउंड Ca, लेस स्पेस अराउंड Ca। तो Ca तो कोई दोनों में से कोई एक एटम Ca है, तो Ca के आसपास ये जगह कम घेरता है, Ca के आसपास जगह कम घेरता है। अब जैसे मैं Ca हूं, छोटू इधर आओ, मैं Ca हूं, ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड, ये एक दूसरे एटम है और हमारे बीच में एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो मेरी बॉडी से इनका इन्फ्लुएंस है, मतलब थोड़ा बहुत ये मेरे आसपास हैं, ठीक है। और दूसरा ये लोन पेयर है, ऐसे ये लोन पेयर है। तो अब ये लोन पेयर है तो ये केवल मुझसे चिपके हैं। जब ये केवल मुझसे चिपके हैं तो ये ज़्यादा स्पेस मेरे अराउंड रहेंगे, ज़्यादा स्पेस मेरे अराउंड क्या करेंगे, घेरेंगे, सराउंड करेंगे। और अगर ये बॉन्ड होते तो दूर होते, और लोन पेयर थे तो एकदम चिपक गए मुझे। तो इसका मतलब है कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस अराउंड Ca। तो जब लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो जो भी अगल बगल लोन पेयर होगा, तो एक बच्चा और अगर मुझे इधर से लपेट ले, इधर से लपेट ले, तो दोनों के बीच में आपस में झगड़ा होने लगेगा कि पापा मेरे हैं, पापा मेरे, ऐसा होता है ना छोटे बच्चों में, मेरे पापा। तो ये जो है ऐसे रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की, तो इसमें जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर, LP का मतलब लोन पेयर रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बी बॉन्डिंग पॉइंट नहीं है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। फिर क्या है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये ऑर्डर है। लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अगर बताएं आपको या इलेबोरेट कर दे, तो रिपल्सन होगा लोन पेयर MB मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ये ऑर्डर है रिपल्सन का, देख लीजिए। ये तो हमको एनसीईआरटी में भी दिया है, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ा कर बता रहे हैं। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन, मतलब ये ऑर्डर चल रहा है। फिर मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये शॉर्ट फॉर्म आप लिख लीजिएगा कि क्या है। LP का मतलब क्या है, लोन पेयर। BP का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर, वो ऊपर है ना। MB का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, और SB का मतलब सिंगल बॉन्ड। ये रिपल्सन का ऑर्डर है,
ठीक है। ये बड़ा रिपल्सन का ऑर्डर मैंने लिखवा दिया कि थोड़ा मान लीजिए कि कहीं ऐसा दे देगा आपको कि कई तरह का रिपल्सन दे दे तो उसमें आपको दिक्कत हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा और समझाते हैं इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा। लिख ही लिया होगा भाई आप लोगों ने, है? तो आइए देखिए जरा सा। अब इसमें क्या है कि हम जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एटम ए है, इधर बी है, इधर बी है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर को चोटी टाइप का ऐसे दिखा दिया, तो दिखाना पड़ेगा ना, ठीक, ऐसे करके दिखा देते, ऐसे करके थोड़ा सा और बढ़िया समझा देते। ठीक है, तितली टाइप का लग रहा है ना। अब ये जैसे एटम है, तो अब देखो लोन पेयर रिपल्सन यहाँ हो रहा है, यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, और ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, ये है आपका θ1, ये है आपका θ2, ये है आपका θ3, ये है आपका θ4, सब एंगल है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ हुआ? लोन पेयर के बीच में। तो सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा हुआ? θ1। तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहेंगे। उसके बाद रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में है, मतलब कौन? θ2। अच्छा, θ2 और θ4 तो फिलहाल बराबर है क्योंकि ये दोनों सेम है। उसके बाद क्या है? θ3 है। अब आपको देखने से लगेगा सर हमको तो इंची टेप से नापे तो हमको ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है। वो बनाने में गड़बड़ है, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं करता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कि आपके पास है मान लीजिए एटम, मान लीजिए ये है। अब देखिए सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ पर होगा? लोन पेयर के बीच में। क्या यहाँ दो लोन पेयर है? नहीं, तो लोन पेयर तो खत्म। अब क्या हुआ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में भी कौन सा बॉन्ड पेयर? सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड आएगा, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन है, तो आप लाएंगे कौन? θ1। अब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के बीच में और मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में, दोनों में से रिपल्सन ज़्यादा किस में है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के बीच में, मतलब θ2। अब सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है या मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में? तो आप जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड के बीच में होगा। आसान, समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रखना है इन चीज़ों को कि रिपल्सन ज़्यादा कहाँ पर होगा, कहाँ पर कम होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मैंने आपको बोला ध्यान रखना है, लेकिन अब हम इसको ध्यान में रखते हुए जो ज्योमेट्री है वो बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा लोन पेयर जैसे ही आएगा इर्रेगुलर ज्योमेट्री चालू होगा। तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्या क्या बनेगा? जैसे मैंने एक नाम लिया था कि पिरामिडल बनेगा या बेंट बनेगा, तो वैसे और क्या क्या नाम हो सकते हैं, कब क्या नाम बोला जाएगा, कब कौन सी ज्योमेट्री होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना तो पड़ेगा। तो इसलिए एक एक करके आप बात करेंगे, एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा कि इस हाइब्रिडाइजेशन sp से स्टार्ट करता हूँ, और sp हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करूँगा और आपको sp3d3 तक ले जाऊँगा। टाइम लगेगा इसमें, आज के लेक्चर में तो हो भी नहीं पाएगा। अब क्योंकि किस प्रोसीजर से मैं चल रहा हूँ उसको आप देखेंगे तब पता चलेगा कि टाइम क्यों लग रहा है। आइए सबसे पहले sp लेते हैं।
sp sp। अब इसमें दो कंडीशन है। पहला 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है और सिग्मा बॉन्ड 2 है। एग्जाम्पल भाई पहले तो ये बता दें आपको कि ए बी ए 180 डिग्री एंगल लीनियर है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे BCl2 CO2, BCl2 है, CO2 है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन करना चाहूँ, BCl C, देखिए सीधा लीनियर, C डबल बॉन्ड दो। अब देखिए आपको मैंने बोला है 2 सिग्मा, तो देखिए एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर है। लोन पेयर इसमें सेंट्रल एटम की बात हो रही है, लोन पेयर इसमें नहीं है। अब जैसे देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड C H, तो अब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं। और इसकी बात करें तो एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर है, लीनियर 180 डिग्री एंगल, क्या 2 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। अब हम बात करेंगे एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर की। B 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। अब ऐसा कोई एग्जांपल जिसके पास एक सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कहीं पर भी एक सिग्मा बॉन्ड आएगा तो हमेशा बॉन्ड एंगल जो होता है वो 2 बॉन्ड के बीच में निकाला जाता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड आएगा तो उसको कोई हम बॉन्ड एंगल नाम नहीं देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा क्या बोल देंगे, लीनियर। स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होगा जब भी एक सिग्मा आएगा, चाहे वो sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, एक सिग्मा आएगा तो क्या होगा, लीनियर होगा हमेशा, और बॉन्ड एंगल उसमें बोला ही नहीं जाएगा। ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल इसका लिया जाए कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो N2, ठीक है। अब देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए इस नाइट्रोजन को देखिए तो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, या इस नाइट्रोजन को देखिए तो एक सिग्मा बॉन्ड, किसी एक को देखिए एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। स्ट्रक्चर क्या बोलना है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल बोलना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा जब भी एक सिग्मा बॉन्ड आएगा तो लीनियर बोलना है और बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ बोलना है ही नहीं, ठीक है। अब आती है बात sp2 की। sp2 की, तो sp2 में फर्स्ट है हमारा, देखिए sp2 का जो रेगुलर ज्योमेट्री होगा वो या किसी का भी रेगुलर ज्योमेट्री जो होगा वो होगा जो हम बोलेंगे बिना लोन पेयर वाला, ठीक है, वो रेगुलर ज्योमेट्री बताएगा। अब जैसे अगर बिना लोन पेयर वाले में सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गए तब वो भी इरेगुलर हो जाएगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है, ऐसे करते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। एग्जाम्पल जैसे AlCl3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, SO3। ये सभी क्या है कि इनके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर नहीं है। BF3, कैसा,
120 डिग्री एंगल, नाम स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये रेगुलर है क्योंकि देखो लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए। sp2 क्या कहता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, और sp2 कहता है 120 होना चाहिए। इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ये क्या है, रेगुलर है। AlCl3 भी बिल्कुल इसी की तरह है, इसको बनाते हैं। भाई इसको ऐसे ही बना दी। अब इसका अगर आप देखें θ1 बना दे या ये θ2 बना दे, तो यहाँ पर क्या है, रिपल्सन ज़्यादा है। तो रिपल्सन ज़्यादा है तो θ2 ज़्यादा होगा किससे, θ1 से। लेकिन न θ1 बराबर है θ2 के, न θ और ना ही ये 120 के बराबर है, न कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ट्रायंगुलर प्लेनर है। ट्रायंगुलर प्लेनर है, पर क्या है ये क्या हो गया, ये हो गया इर्रेगुलर। ये क्या हो गया, इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो गई। अब जैसे SO3 है तो S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी देखिए ना 1 2 और इसमें एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। देखिए मुझे जहाँ बॉन्ड एंगल नहीं पता होगा वहाँ मैं थीटा बोल के काम चला लूँगा, क्योंकि मैं इतना भी मुझे नहीं याद है कि मैं हर जगह का बॉन्ड एंगल आपको बता दूँ। तो θ1 θ2 से हम काम चला लेते। 120 ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इसका मतलब ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, लेकिन ये इर्रेगुलर है। रेगुलर रेगुलर इर्रेगुलर, इसकी मीनिंग समझिएगा, है ना। रेगुलर ज्योमेट्री इर्रेगुलर ज्योमेट्री की मीनिंग समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है, अब हम बी ले लेते हैं। अच्छा, अब इसको आपको क्या है ना कि बनाना है, इसको आपको खुद बनाना है। ये नहीं कि आप नोट्स में से देख के जुगाड़ बना ले रहे हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा कि इससे आप बनाइएगा। मैंने नोट्स में दिया तो हुआ है, लेकिन मैंने क्या है, नोट्स समझने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं एक बार तो नोट्स समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए। खुद का जो मेहनत होता है ना वो अलग ही होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। अब ये भी 3 होता है, दोनों मिलाकर 3, और 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब एग्जाम्पल जैसे SO2 CCl2 CH2, ठीक है। चलो, याद ना आए तो एटसेप्ट्रा लिख देना चाहिए, याद ना आए तो एटसेप्ट्रा लिख देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये सब इर्रेगुलर है, ये रेगुलर है ही नहीं। अब जैसे इसका है, तो हम आपको अब एक बात बताएं, ध्यान से समझिएगा। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी, एटम पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी, जिसके अल्फा पार्टिकल के जो मतलब अल्फा जो पार्टिकल था वो सीधा चला जा रहा था, लेकिन जो न्यूक्लियस के सामने पड़ रहा था वो वापस आ जा रहा था। तो न्यूक्लियस के सामने पड़ के जो वापस आ जा रहा था, वहाँ क्या हो रहा था, पीछे परछाई दिखती थी। तो जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करें तो परछाई क्या दिखेगी, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। भाई इसकी तो कोई परछाई दिखेगी नहीं क्योंकि ये तो लोन पेयर है। तो जब हम इसको मिलाएंगे
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंट, या इसको बोल सकते हैं एंगुलर, या इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, बेंट बोल सकते हैं, हाँ वी शेप्ड बोल सकते हैं, वी शेप्ड बोल सकते हैं, बेंट एंगुलर वी शेप्ड बोल सकते हैं। लेकिन ये जो थीटा होगा अब वो 120 नहीं होगा, 118 के आसपास होता है, लेकिन 120 नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर के रिपल्सन के कारण बॉन्ड थोड़ा सा दब गया है। 120 होना चाहिए था पर 120 नहीं है, तो इरेगुलर तो है ही, क्योंकि भाई पहली बात तो ये बेंट हो गया, पहली बात तो ये बेंट हो गया, और बेंट जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर से बेंट होना मतलब इरेगुलर हो गया, भाई ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है, दूसरा एंगल भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें भी यही बात है कि जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, सेम चीज है, बेंट होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कंपाउंड क्या है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसको हम कार्बीन बोलते हैं। ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ये सिंपलेस्ट कार्बिन है जिसको मिथाइलिन बोला जाता है, लेकिन अभी ये ऑर्गेनिक का पार्ट है कि नाम क्या है इसका, अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात खाली कर रहे हैं। तो अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी जाएगी या एक्सरे डाला जाएगा तो जो परछाई पीछे दिखेगी वो केवल न्यूक्लियस की दिखती है, लोन पेयर की नहीं दिखती है। तो उस परछाई के हिसाब से जब हम डॉटेड लाइन मिलाकर देखते हैं कि अब ये कैसा दिख रहा है, तो हमको दिखेगा जैसा वो हम बोलेंगे, तो हमको दिख ऐसा रहा है तो इसलिए हम बेंट बोल रहे हैं, वी से बोल। तो उल्टा कर दो इसको, भाई ऐसे कर दो इसको, आपको लगेगा सर हमको बेंट वी नहीं लग रहा है, तो अब तो लगेगा वी, अब तो ऐसे मिला सकते हैं, अब तो ऐसे मिला सकते हैं, तो वी लगेगा, तो वी शेप्ड लगेगा, बेंट लगेगा, एंगुलर लगेगा, लेकिन आपको ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर के लिए एक लाइन इधर भी होनी चाहिए, और इधर तो कोई न्यूक्लियस है नहीं जिसकी परछाई दिखे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब लोन पेयर को भूल के ही बनाएंगे, शेप जब बना रहे होंगे तो लोन पेयर को भूल के बनाएंगे, मतलब बॉन्ड बॉन्ड को मिलाकर देख लीजिए कि अब जैसे इसको छुपा के देख लीजिए कैसा दिख रहा है, बेंट, तो बस वही बोल दीजिए, समझ गए ना। लोन पेयर को छुपा के बोलना है, मतलब देखना है कि कैसा लग रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, ये बेंट बता दिया मैंने आपको। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास तीसरी कंडीशन sp2 में, वो क्या है, तीसरी कंडीशन है 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी एक सिग्मा बॉन्ड आएगा ज्योमेट्री लीनियर बोल देंगे और एंगल की बात ही नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल इसका जैसे O2 है, O2, ठीक है। तो O2, तो O डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ पर, और कोई भी एक ऑक्सीजन ले लीजिए, तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, या एक सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल इसका है, लेकिन आप क्या बोलेंगे, इसको लीनियर बोल दीजिए, लेकिन बॉन्ड एंगल की चर्चा मत करिए। अच्छा, तीसरा जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन है, वो है sp3। थर्ड हाइब्रिडाइजेशन हमारा है sp3। अब sp3 में फर्स्ट जो है, थोड़ा सा इधर लिख देना, तो हम sp3 पूरा समझा देंगे यहीं पर, पूरा बोर्ड पे ही। अगर मैं इसको sp3 को थर्ड को यहाँ लिख दूँ तो मैं पूरा समझा दूंगा एक साथ। ए ले लेते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं CH4 CCl4 ऑल एल्केन CHCl3, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि CH4 का तो रेगुलर ज्योमेट्री है,
CCl4 का रेगुलर ज्योमेट्री, लेकिन CHCl3 की रेगुलर ज्योमेट्री है क्या? नहीं है। CHCl3 की रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है और 3 क्लोरीन दिख रहे हैं। या अगर यही मैं बोल दूँ कि CH3Cl है तो वहाँ पर भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये H है, ये H है, H है, H, एंगल 109.28 मिनट। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और ये कैसा हो गया? रेगुलर। यही चीज़ मैं अगर इसके लिए लूँ तो अब हाइड्रोजन तो उतना दबा नहीं पाएंगे, ये लोग फैल जाएंगे, बल्कि ये लोग थोड़ा सा फैल जाएंगे, ये लोग फैल जाएंगे। अब चलो, तो अब ये तो थीटा होगा, थीटा नॉट इक्वल टू 109.28 मिनट, ठीक है। और ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, बट कैसा है? इर्रेगुलर। टेट्राहेड्रल तो होगा, लेकिन क्या होगा? इर्रेगुलर होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने लिया बी, लिया 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। तो एग्जाम्पल जैसे अमोनिया PCl3, अमोनिया ले लिया, PCl3 ले लिया, XCO3 ले लिया, ठीक है। और अब समझाते हैं आपको। जैसे अमोनिया का तो स्ट्रक्चर हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, बना भी देते फिर से। तो अमोनिया जब आप बनाएंगे तो एक चोटी की तरह ऐसे बना देंगे लोन पेयर, और ये ऐसे। तो अब फिर एक्सरे डालेंगे, डॉटेड लाइन ये दिखेगा, मतलब ये पॉइंट दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, पर ये कुछ नहीं दिखेगा। तो जब ये नहीं दिखेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये क्या हो गया? तंबू टाइप का नहीं लग रहा है? पिरामिड। तो क्या बोल देंगे? पिरामिडल। अब जैसे इसका एंगल 107 डिग्री होता है, एक पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा कि 1 लोन पेयर, एक पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि अपनी कॉपी में सबसे ऊपर जो थोड़ी सी जगह खाली होती है ना, ऊपर लाइन वाइन खींचा रहता है, ऊपर जगह का डेट वेट लिखने के लिए, वहाँ लिखेगा 1 लोन पेयर डिक्रीजेज द एंगल बाय 2 यूनिट, मतलब 2 डिग्री एंगल कम कर देता है। एक लोन पेयर 2 डिग्री एंगल कम करता है, 2 डिग्री के आसपास, एकदम 2 डिग्री तो नहीं, 2 डिग्री के आसपास कम करता है। जैसे XCO3 है तो जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो ये ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही, क्या? पिरामिडल, ठीक है। अब जैसे मैंने ले लिया 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, एग्जाम्पल जैसे H2O, H2S, H2S ले लिया, H2O ले लिया। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब 2 लोन पेयर तो हैं, देखने में भी टेट्राहेड्रल लग रहा है कि लोन पेयर को मिला दो तो टेट्राहेड्रल ही लगेगा, लेकिन क्या लोन पेयर हमको जो है एक्सरे में दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। दिखेगा तो केवल इतना, ये इतना दिखेगा। तो जब ऐसे दिखेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंट एंगुलर
या वी शेप्ड। अच्छा, एक टर्म एनसीईआरटी भी इसका देता है, मतलब एनसीईआरटी भी इसका एक और नाम देता है, जिसको बोलता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रन बोलता है वो, तो डिस्टॉर्टेड टेट्रा। तो ये एनसीईआरटी बोला है ये बात। तो एनसीईआरटी जब कुछ बोल दे ना, तो वो मान लीजिए कि भैया पत्थर की लकीर है, उसको तो मानना पड़ेगा आपको, है ना। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। अब जैसे मान लीजिए कि ये समझ पाए है ना आप, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर बढ़ाते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर कितना है? 0। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 है और लोन पेयर कितना है? 0 है। तो ऐसे केस में जब आप इसको देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन, 0 लोन पेयर, सॉरी यार 1 लोन पेयर होना चाहिए ना यहाँ पर, यही तो गड़बड़ हम सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। 1 लोन पेयर, हाँ 1 लोन पेयर। तो अब जैसे एग्जांपल HCl है, तो HCl, तो मैं एक बार फिर बोलूँगा वही कि क्या करना है, बोलना लीनियर है, बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा नहीं करनी है। तो ये बात हुई किसकी? sp3 की। अब हम बात करेंगे किसकी? sp3d की। लेकिन sp3d अपने आप में एक खुद में एक कहानी है पूरी, और sp3d को पढ़ने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर का नहीं, अगले लेक्चर का। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और sp3d के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे, हैं, नमस्कार।